हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 1781 का संशोधन अधिनियम यानी अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अगर बात करें ये है क्या, तो आसान शब्दों में समझते हैं। ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ खामियां थी, उसको ठीक करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। इस एक्ट में बहुत से मेजर चेंज किए गए जिसको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। हमने देखा कि वो पहला ऐसा अवसर था जब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे उसको नियमित और नियंत्रित करने के लिए पहला कदम उठाया। साथ ही हमने क्या देखा कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने का लगा। यानी 1773 के एक्ट में क्या किया गया, जो बंगाल का गवर्नर का पद था उसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल का पद के नाम से कर दिया गया। यानी अब वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। साथ ही हमने ये देखा कि जो गवर्नर जनरल है उसका जो काउंसिल था उसमें गवर्नर जनरल के अलावा चार अन्य लोग भी थे, यानी टोटल पाँच लोग थे। यानी ये जो चार लोग थे वो गवर्नर जनरल का हेल्प करने के लिए रखा गया। हम देखते हैं कि इसी में 1774 में जो कलकत्ता है उसके अंदर एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। उसमें मुख्य न्यायाधीश के अलावा तीन अन्य न्यायाधीश भी थे, यानी टोटल वहाँ पे चार थे। हमने देखा इसी अधिनियम के अंदर जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी थी उसको किसके अंदर कर दिया गया, तो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अंदर कर दिया गया। यानी इसके अंदर ये दोनों आ गए। तो ये जो एक्ट है 1781 का एक्ट, उसके खामियों को दूर करने के लिए लाया गया। तो अब देखते हैं कि वो क्या क्या खामियां थी जिसको दूर करके इसे लेके आया गया। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। देखिए, इसका एक और भी नाम है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं या बंदोबस्त कानून कहते हैं। संशोधन हम कब करते हैं, जब किसी चीज़ में कुछ गलती होती है, उसको ठीक करने के बाद हम क्या कर देते हैं, बाद में क्या बोलते हैं, क्या उसको हमने संशोधन कर दिया, उसको संशोधित कर दिया, ठीक कर दिया। तो इसीलिए इसका नाम 1781 का संशोधन अधिनियम कहलाया, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 कहलाया। देखिए, इस कानून में क्या क्या चेंज किया गया। तो सबसे पहला चेंज क्या था कि इस कानून ने गवर्नर जनरल तथा काउंसलिंग को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया। आप देखेंगे जो गवर्नर जनरल है और उसका जो काउंसिल था, यानी एक तो गवर्नर जनरल था और उसके काउंसिल में चार अन्य लोग थे। इन सबको क्या किया गया, अब जो माफ़ कीजिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट है उससे बरी कर दिया गया। यानी अब ये जो है स्वतंत्र हो गए। अब इन्हें सुप्रीम कोर्ट को कोई भी किसी भी टाइप का सफाई नहीं देना पड़ेगा कि हाँ उन्होंने ये काम क्यों किया। जैसे आप देखेंगे आगे, इन्होंने बहुत सी ऐसी नीतियाँ लाई, हड़प नीति लेके आए, इन्होंने विलय की नीति लेके आए, सहायक संधि लेके आए, बहुत ऐसे मनमाने कानून लेके आए जिसका इन्हें जवाब देना पड़ता था। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो गवर्नर जनरल था और उसका जो काउंसिल था उसको अलग कर दिया गया, यानी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। और जब उसके क्षेत्राधिकार से बाहर हो गया तो उसे तो कोई जवाब ही नहीं देना पड़ेगा न्यायालय को उनके ऐसे कृत्यों के लिए जो उन्होंने पद धारण के अधिकार से किए थे। यानी अब उन्हें कोई भी वो नहीं था, किसी भी टाइप का कोई भी जवाब नहीं देना है। यानी उन्होंने जब ज्वाइन किया, यानी उनकी जब नियुक्ति हुई थी उस टाइम से अगर उन्होंने कुछ भी ऐसे काम किए थे जिसका उन्हें अब कोई भी जवाब नहीं देना पड़ेगा। उसी प्रकार कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य करने के दौरान की गई कार्यवाहियों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। देखिए, बेसिकली इन्होंने क्या किया कि बहुत से ऐसे काम किए जो कि किसी भी टाइप से सही नहीं था। उन्हें इनका जवाब देना पड़ता था कि हाँ, आप ये काम क्यों किए। तो उस चीज़ को क्या है,
जड़ से ही ख़त्म करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश संसद को एक लेटर लिखा कि आप जो है इसमें ये संशोधन कर दें, क्योंकि न्यायालय हमसे जवाब मांग रही है कि आपने ये काम क्यों किया। तो ब्रिटिश संसद ने उनकी बात पे ध्यान दिया और कानून पारित कर दिया, और उस कानून में इन सबको शामिल किया और बोला कि ठीक है, अब आज से यानी 1781 का जो संशोधन अधिनियम है, उसमें उन्होंने कुछ प्रावधान कर दिया कि आपको जब आपने पद धारण किया था, उसके बाद आपने जो भी कार्रवाई की, आपको किसी भी टाइप का कोई भी जवाब नहीं देना पड़ेगा। उन्हें तो इस चीज़ से रियायत मिली ही, साथ ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके जो सेवक थे, उसके जो कर्मचारी थे, उनको भी राहत मिल गई। उन्हें भी न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार है, उससे बाहर कर दिया गया। दूसरा इसमें क्या चेंज था कि इस कानून में राजस्व संबंधी मामले तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामले को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। देखिए, सारा मैटर जो है ना, यहीं पे था। जो भी आप देखेंगे, चाहे वो रॉबर्ट क्लाइव था, चाहे वो वारेन हेस्टिंग था, या आगे आप देखेंगे कॉर्नवालिस, उस पे तो केस भी चला, लेकिन आखिरी में वो केस जीत जाता है, लेकिन गिलानी के वजह से वो आत्महत्या कर लेता है। यहाँ पे आज हम देखते हैं हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे बहुत ऐसे केसेस जाते हैं जिन पे एक्शन लिया जाता है। कोई भी ऐसा केस नहीं है, आपको देखने को नहीं मिलेगा जिस पे वो कोई एक्शन नहीं लेते हैं। जहाँ पे एक्शन लेना होता है, वहाँ पे एक्शन लेते हैं। कोई याचिका है, अगर उसमें किसी को राहत देना होता है तो राहत देते हैं, अगर नहीं तो उस पे अगर किसी भी टाइप का अगर उन्हें लगता है कि नहीं, राहत नहीं देना है, तो उसको खारिज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, जो सर्वोच्च न्यायालय था, उसके क्षेत्राधिकार से पहले तो क्या किया गया, गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को बाहर कर दिया गया। फिर कर्मचारी जो थे कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको भी बाहर कर दिया गया। अब क्या किया गया, जो कंपनी के जो भी राजस्व थे, ठीक है, कानून में जो भी राजस्व संबंधी मामले थे, जैसे राजस्व वसूली करने का जो भी मामला था कि हाँ, आप कितना टैक्स ले रहे हैं, कितना टैक्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है, यानी आपको कितना टैक्स पे करना है सरकार को, ये सब चीज़ जो है, इस सब को क्या किया गया, हटा ही दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से। अब न्यायालय तो पूछेगी ना कि आपने इतना रेवेन्यू वहाँ से इकट्ठा किया, उसका आपने क्या किया, कहाँ गया? और जो कंपनी के कर्मचारी थे, वो तो अपना जेब भरने में लगे हुए थे। हमारा सारा पैसा वो निचोड़ के यूरोप में ले जाके उसको धन संपदा इकट्ठा कर रहे थे। हमारे पैसों से वहाँ पे औद्योगिक क्रांति स्टार्ट कर रहे थे। तो न्यायालय ने ये सवाल उनसे किया होगा, तो उन्हें लगा होगा कि अब न्यायालय को क्या जवाब दें। अगर ये चीज़ अगर न्यायालय के अंडर हम सभी रहते हैं, तो हमें न्यायालय को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सबसे बड़ा काम किया कि इस चीज़ को ही जड़ से ख़त्म कर दिया। आगे हम देखेंगे इस कानून में एक और मेजर चेंज क्या था। इस कानून द्वारा कलकत्ता, जो कि कोलकाता के नाम से अब जाना जाता है, के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। अब देखिए, सबसे बड़ा खेल इन्होंने यहाँ पे ये क्या कर दिया कि अब जो है, जो हम हैं यानी इंडियन हैं, भारतीयों को, उन्हें तो शोषित करना था, उन्हें हम पे राज करना था। तो वो मनमाने ढंग के जितने भी एक्ट थे, जितने भी रूल रेगुलेशन थे, हम पे थोपते थे। जो भी चीज़ बच जाती थी वो हम पे थोप देते थे, चाहे किसी भी टाइप का होता। जिन पे उन्हें लगाम लगाना चाहिए, जहाँ पे उन्हें सवाल पूछना चाहिए, उस सब चीज़ को हटा दिया। और क्या एक्शन लेते हैं? एक्शन लेते हैं कि कलकत्ता के अंदर जितने भी निवासी थे, उनको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंदर कर दिया। यानी अब जो भी सुनवाई होगी, यहाँ के निवासियों पे होगी, भारतीयों पे होगी। जो ब्रिटिश है, उन पे किसी भी टाइप का कोई भी कार्रवाई नहीं होगा। बच कौन जाता है? हम बच जाते हैं। यानी ये जो न्यायालय है, उसका स्थापना जो है हमारे लिए कर दिया गया अब, और वो चीज़ हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हम उनके षड्यंत्र के जो उन्होंने षड्यंत्र किया,
उसके अंदर हम शामिल हो गए उनके षड्यंत्र में। हमारे जो भी राजा थे, हमारे जो भी शासक थे, या उनके जो भी कर्मचारी थे, उनके जो भी सेनापति थे, वो लोभ लालच में आ गए। उन्हें उन्होंने षड्यंत्र के माध्यम से फंसाया, और फंसाने के बाद क्या किया, उन्हें लालच दिया सत्ता का, उन्हें लालच दिया धन दौलत का, उन्हें लालच दिया उच्च पद का, और इन सब को लालच देके अपने पक्ष में मिला लिया, और फूट डाल दिया, और शासन करने की जो उनकी नीति थी, फूट डालो और शासन करो, उसको अच्छे से फॉलो किया, और हम उसका शिकार होते गए, क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं थी। अगर हमारे अंदर एकता होती, तो जिस न्यायालय का स्थापना उन्होंने गवर्नर के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी है उसके लिए किया, हम सवाल करते कि हाँ ऐसा क्यों है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम जो है कंपनी का जो भी लोभ लालच था उसके अंदर चले गए। वो कितने थे, मुट्ठी भर थे, और उन्हें मुट्ठी भर जो अंग्रेज थे वो हम पे शासन किए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं थी। तो आप यहाँ पे देखेंगे, जो कलकत्ता के सभी निवासी थे उसको सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया। यहाँ तक तो किया, तो लोगों के अंदर आक्रोश था कि हाँ ऐसा क्यों है। लेकिन फिर भी जनता का कौन सुनता है, जब शासक, मेन जो शासक था वो भी कठपुतली था, तो इनकी कौन सुनता है। उसमें एक और क्या कर दिया, जिससे लोग जो है किसी भी टाइप का कोई भी विरोध ना करे। उसने यह व्यवस्था कर दी कि जो हिंदू है, न्यायालय में हिंदू के जो निजी कानून है उसके हिसाब से, तथा जो मुसलमान है उनके निजी कानून के हिसाब से उन पे क्या किया जाएगा, कार्रवाई किया जाएगा। यानी इसमें यह भी व्यवस्था बनाई कि न्यायालय हिंदुओं के निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं, तथा मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के बाद यह मामले तय करेंगे। यानी जो भी उन पे कार्रवाई होगी, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, उन पे जो भी कार्रवाई होगी वो उनका जो निजी कानून है उसके अकॉर्डिंग होगी। यानी आपको अगर किसी टाइप से आपसे गलती हो रहा है तो आप पे कार्रवाई तो होगी, लेकिन ऐसा कार्रवाई नहीं होगा कि हाँ जो ब्रिटिश कानून बना दिए कि उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर ऐसा वो अचानक से करेंगे तो लोगों के अंदर आक्रोश आ जाएगा। वो इस चीज़ को समझते थे, तो उन्होंने क्या व्यवस्था किया कि आपको जो है, जो हिंदू है उसको हिंदू का कानून के हिसाब से, जो मुसलमान है उसको मुसलमान कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके मामले या जो वाद है उसको तय किया जाएगा। ये नहीं है कि हाँ हिंदुओं पे मुसलमान का कानून लग रहा है या मुसलमान पे हिंदुओं का। अगला चेंज क्या किया गया इसमें, इस कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। अब देखिए, आज भी हम देखते हैं ना, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट होता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके बाद उसके अंदर भी कुछ कोर्ट्स आती हैं। तो यहाँ पे जो प्रांतीय न्यायालय हैं, जैसे हमारे यहाँ मान लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसका जो अपील है, अगर आपको किसी भी टाइप का कोई भी अपील करना है तो वो आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना है। आपको वो जो अपील करना है वो गवर्नर जनरल के यहाँ करना पड़ेगा। वो बताएगा कि इस पे सुनवाई करना है या नहीं करना है। गवर्नर जनरल ही आपके मामले को रफा दफा कर सकता है। ये एक मास्टर स्ट्रोक था उन लोगों का, ब्रिटिश का जो है मास्टर स्ट्रोक था। सबसे पहले तो उन्होंने गवर्नर जनरल को हटा दिया, उसके काउंसिल को हटा दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी है उसको हटा दिया, फिर उसके बाद जो भी कलकत्ता के निवासी थे उसको उसके अंडर ला दिया, और ये बता दिया कि हिंदुओं को हिंदू कानून के हिसाब से और मुस्लिम को मुस्लिम कानून के हिसाब से सजा तय होगी। अब क्या किया कि जो प्रांतीय न्यायालय है उसकी जो अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय में नहीं होगी, उसको गवर्नर जनरल जो है उसके यहाँ
आपको अपील दायर करना होगा। अगला चेंज क्या किया गया, इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। देखिए, इस चीज को आप समझिएगा। यहाँ पे क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल था और उसकी जो काउंसिल थी, उसको प्रांतीय न्यायालय एवं काउंसिलों, प्रोविंशियल कोर्ट्स एवं काउंसिल्स के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। यानी अब जो भी उसके लिए नियम होगा, कानून होगा, वो कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल और उसका जो काउंसिल है वो बनाएगा। किसके लिए? प्रांतीय न्यायालय के लिए। तो आपको यहाँ से क्या क्या चेंजेस याद रखना है? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो गवर्नर जनरल था, उसका काउंसिल था, उसको न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिया गया। साथ ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेवक थे, उसको भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर कर दिया गया। तीसरा चेंज क्या किया गया कि जो भी राजस्व संबंधी मामले थे, राजस्व वसूली से जुड़े जो मामले थे, उसको भी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। चौथा जो मेजर चेंजेस क्या किया गया कि जो कलकत्ता के सभी निवासी है, उसको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंदर कर दिया गया। और साथ ही व्यवस्था बनाई गई कि हिंदुओं को, हिंदू के जो निजी कानून है उसके हिसाब से, और जो मुसलमान है उनके जो निजी कानून है उसके हिसाब से उन पे वाद या मामले तय करेंगे। यानी वो डिसाइड होगा उनका कानून कि हाँ उनके साथ क्या करना चाहिए। इसमें ये भी व्यवस्था किया गया, जो प्रांतीय न्यायालय है उसकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में ना होके गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसके यहाँ इसकी अपील हो। पाँच, उसमें एक और चेंज क्या किया गया कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है उसको प्रांतीय न्यायालय और काउंसिल के लिए जो है नियमित और जो विनियमन जो है बनाने के लिए अधिकृत किया गया। यानी वही जो है प्रांतीय न्यायालयों के लिए क्या करेगा? कानून बनाएगा। उसमें क्या चेंज करना है, क्या नहीं चेंज करना है, ये सारा जो काम है वो कौन करेगा? गवर्नर जनरल करेगा। तो आज की इस वीडियो से इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपका किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।